पार्ट 2 शुरू हो गया है जी। हाँ जी, सवाल है कोई? बच्चों को ना असल में बताना पड़ता है, कभी भूल जाओ तो माफ़ कर देना। ऑनलाइन वाला बच्चा बेचारा दूर है, उसे नहीं पता लगता है जी, तो उसको बताना पड़ता है कि यहाँ पॉज हो गया पहला पार्ट और फिर ये शुरू हो गया दूसरा पार्ट, के बीच में कुछ कटिंग नहीं हुई है। वो अलग बात है, पॉज करके हम गपशप लगा लें थोड़ी सी। जी सर, किसके बाद? यार ये साथ ही बन रहे होते हैं वैसे, बाय द वे, मतलब साथ साथ ही बनते हैं। मतलब आप प्रॉफिट एंड लॉस बनाने लगते हो, डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करते हो, वो डेप्शन वहाँ पे भी नज़र आती है, नोट में भी नज़र आती है। ये कोई तरतीब ऐसी बनाने की जरूरत नहीं, तरतीब वो बचपन में सीखी हुई है। पहले जर्नल एंट्री करते हैं, उससे लेजर बनता है, उससे ट्रायल एक्सेप्ट होता है, ट्रायल से फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती हैं। तो बस ये फ्लो ध्यान में रखिए जी। बेटा एक्सपेंस तो है, बहुत सारे नॉन कैश आइटम्स प्रॉफिट एंड लॉस में आ रहे होते हैं। डाउटफुल डेट भी तो नॉन कैश आइटम है, पर हमारा एक्सपेंस तो है। सिर्फ डेप्रिसिएशन नहीं है, बैड डेट भी क्या है, नॉन कैश एक्सपेंस है। अच्छा मज़े की बात, यार बोले जाओगे तुम, बेशर्मी है, नीचे बैठ के हाथ के। मज़े की बात, मैं तो कहता हूँ सेल भी नॉन कैश है। जो कैश रिसीव होना है असल तो वो है, ये तो कैश फ्लो में देखेंगे जाके। बहरहाल ये नॉन कैश एक्सपेंसेस हैं, ठीक है। डेप्रीसिएशन भी और बैड डाउटफुल डेट भी। और आगे दे, बैड डाउटफुल डेट मतलब प्रोविजन का जो टॉपिक था, उसमें भी कैश तो नहीं जाता था कभी भी, ठीक है। नहीं जी, हमने 100 रुपए की चीज़ बेची, इंट्रो पढ़ के आए हो ना, हमने वो 100 रिसीव करने थे, अब इनकम रिकॉर्ड की हुई है 100 की, ठीक है, 5 भाग गए पैसे लिए बगैर, तो 5 का लॉस हो गया ना। तो वो लॉस की एंट्री कर दी एक्सपेंस डेबिट, लेकिन अब कैश नहीं हमारे जेब से निकला, बल्कि वो रिसीवेबल को क्रेडिट कर देंगे, जो आने थे वो नहीं आएंगे। तो ऊपर 100 की इनकम थी, नीचे 5 का एक्सपेंस, तो अल्टीमेटली डेप्रिसिएशन भी ऐसे ही है। आपने एसेट खरीदते हुए कैश जेब से निकाला नहीं था, एसेट डेबिट कैश क्रेडिट। अब वो खर्चा पहले दिन नहीं बनाया था, अब उस एसेट को डेप्रिशिएट करते जा रहे हो, तो असल में वो उस एसेट की कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो उसकी लाइफ के ऊपर। कैश तो पहले पे होकर एसेट आ गया था, ठीक है। बिजनेस में यूज हो रहा है ना, तो इनकम्स के अंदर यूज हो रहा है, तो एक्सपेंस भी डाल रहे हैं साथ साथ, नॉन कैश सही, लेकिन खर्चा करके ही वो डेप्रिसिएशन आई थी। खर्चा ना करते तो एसेट ना आता, एसेट ना आता तो डेप्शिएट ना होता, डेप्शिएट ना होता तो आप नॉन कैश ना कहते। अच्छा आगे चलते हैं। अच्छा जी, ये चीज़ें आपने पढ़ी होंगी और इनमें से 70-80% आपको समझ भी आई होंगी, लेकिन मैं फिर इससे कता नज़र, यार ये बिल्कुल आखिरी चांस है तुम्हारे पास, अब मैं बता रहा हूँ इस सेशन के लिए, ठीक है। 70-80% तक भी समझ आ गया तो बहरहाल मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। मैंने बहरहाल इसका एक एक लफ्ज़ पढ़ाना है, मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन कल, ये कल तक ना इंशाल्लाह ये पेंडेंसी शायद सिर्फ ये पेंडिंग, ये भी हो जाएगी, आज बात होगी ज़ुबानी आपसे, 2-3 छोटी छोटी बातें पेंडिंग रह जाएं तो रह जाएं। वैसे आज हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया है आज, अब हम आगे इधर। अच्छा जी देखें, ये ज़रूरी तो नहीं है कि हमने अगर एक बार कोई चीज़ कैपिटल एप्रिसिएशन या रेंटल के लिए रखी हुई थी तो फिर उसको कभी ज़िंदगी में ट्रांसफ़र नहीं कर सकते किसी और तरफ। मतलब हमारी ऑर्गेनाइजेशन लाहौर में है, हेड ऑफिस लाहौर में है, पैसे इजाफी पड़े थे, कराची में एक बिल्डिंग बिक रही थी, तो 10-12 मंजिला बिल्डिंग थी, प्लाजा था, वो ख़रीदा और किराए पे दे दिया हमने। अब वो हमें रेंटल इनकम आ रही है, और वो प्लाजा कराची वाला वो हमारी इन्वेस्टमेंट इनकम है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है ना, बोलो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, सॉरी, ठीक है। अब हम लोगों ने सोचा कि हम एक ऑफिस कराची में भी खोल लेते हैं, अपना एक ऑफिस कराची में भी खोल लेते हैं। अब अपनी बिल्डिंग मौजूद है, तो किराए पे लेने के बजाय हमने सोचा अपनी बिल्डिंग को इस्तेमाल करते हैं। तो एक नोटिस भेजा किराएदारों को, सारे टेनेंट्स को, कि 6 महीने के अंदर अंदर आप लोग अपना बंदोबस्त करके यहाँ से तशरीफ़ ले जाएं, हमें ये बिल्डिंग अपने इस्तेमाल के अंदर रखनी है। और हर किसी के साथ एग्रीमेंट करते हुए लिखा भी जाता है, 2 महीने 4 महीने के नोटिस के ऊपर हम खाली करवा सकते हैं अपनी प्रॉपर्टी, लिखा होता है ना एग्रीमेंट्स में। आप लोग भी शायद यहाँ पे एग्रीमेंट करते हो तो लिखा होता है, हर एग्रीमेंट में लिखा होता है 1 महीने 2 महीने के नोटिस पे, ठीक है। तो हमने 6 महीने का नोटिस दे दिया, हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने 6 महीने का नोटिस दिया कराची वाले टेनेंट्स को, किराएदारों को,
कि आप बिल्डिंग वेकेट कर दें क्योंकि हमने इसको खुद यूज़ करना है। अब जब ये बिल्डिंग खाली होगी और हम खुद यूज़ करने लग जाएंगे तो यूज़ बदल नहीं गया। पहले रेंटल पर्पस के लिए थी, अब ये बिल्डिंग हमारे बिजनेस यूज़ में आ गई। पहले IS 40 में क्लासीफाई होती थी, अब वहाँ क्लासीफाई नहीं हो सकती है, तो रीक्लासिफिकेशन की ज़रूरत है। किसकी ज़रूरत है जी? रीक्लासिफिकेशन की ज़रूरत है। ट्रांसफ़र करेंगे। हमने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को बेचा नहीं और हमने प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को खरीदा नहीं। हमने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को बेचा नहीं और PPE को खरीदा नहीं, बल्कि हमने ट्रांसफर कर दिया। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से एसेट को निकाल के PPE बना दिया। ये 16 यूज बदल गया। ठीक है, तो इसी तरह से आप मिसाल के तौर पे आप कहते हैं जी कि वो जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कराची वाली बिल्डिंग थी यार, वो बस बेचना चाह रहे हैं, तो 6 महीने का नोटिस दे दिया जी, भाईजान खाली कर दें, हमने इसको बेचना है। अब जिस दिन खाली हुई और आपने उसके ऊपर फट्टी लगा दी बराए फरोख्त, अब वो हेल्ड फॉर सेल हो गई ना। बोलो, आपकी और प्रॉपर्टीज भी थी साथ में, वो भी शामिल होगी। अब वो आपने कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए रखी हुई, अब आपने उसको फॉर सेलिंग पर्पज रखा हुआ है, तो IS 40 से ख़त्म करके उसको इन्वेंटरी बना लेंगे। हो सकता है। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि आप जो कराची में ऑफिस अभी हमने शिफ्ट किया थोड़ी देर पहले, वहाँ पे मज़ा आ गया, हमने कहा यार यहाँ पे काम ठीक है, लाहौर वाला ऑफिस बंद कर देते। अब हमने लाहौर वाला ऑफिस बंद किया और उस बिल्डिंग को किराए पे चढ़ा दिया। ये मुमकिन है। अब पहले वो IS 16 का प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट था, अब रेंटल पे चढ़ा दिया तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बन गया। दिस इज एज सिंपल एज दिस, और कुछ नहीं। ठीक है, बाकी CWIP तो ट्रांसफर करना आपको आता ही है जब कंप्लीट हो जाए तो। ठीक है ना। ओके, अब पेज नंबर 290 पे आए। आप बल्कि ना ही आए 290 पे, आपने सोल्यूशन देख लेना तो आपका दिमाग नहीं चलना। सोल्यूशन में जो है हमने उससे बिल्कुल डिफरेंट तरीके से काम करना है, नतीजा इसी पे पहुंचना है। आप इधर ही देखें ताकि यहां पे कुछ नजर ना आए। मुश्किल से यही हुई थी बस 4 छोटी छोटी एग्जाम्पल्स, क्योंकि हमने गपशप बहुत लगाई थी। लो जी, आज ट्रांसफ़र सीखने लगे हैं और यही मेन काम है इसके अंदर। फिर बस नोट बनाना है, कल इंशाल्लाह बनाएंगे, उसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा टॉपिक। ठीक है, लेकिन ख़त्म नहीं होगा, फिर भी चलेगा ज़रूर आगे कुछ सवालों के अंदर। शुरू करते हैं जी। नंबर 3, एंटिटी A हैज़ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कैरीड एट फेयर वैल्यू। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी फेयर वैल्यू पे हो तो मैंने क्या कहा हुआ है, लेजर बना लिया करो। और IS 16 की प्रॉपर्टी अगर फेयर वैल्यू यानी रीवैल्यूएशन मॉडल पे होती थी तो उसके लिए वो डेट, डिस्क्रिप्शन, एसेट, सरप्लस, प्रॉफिट एंड लॉस, वो वाली वर्किंग बनती। ठीक है ना, जरा फर्क रखने के लिए। ओके, तो एंटिटी A हैज एन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कैरीड एट इट्स फेयर वैल्यू ऑफ 10 लाख ऑन 1 जनवरी 19 विद रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ 10 साल। यानी 1 जनवरी 19 पर इसकी रिमेनिंग लाइफ कितनी है, 10 साल। एंटिटी A यूजेज फेयर वैल्यू मॉडल अंडर IAS 40। कॉस्ट मॉडल भी यूज कर सकता था, लेकिन क्या कर रहा है वो, तो मैं यहां पे आया और मैंने यहां पे आकर लिख लिया थोड़ी देर के लिए 1 जनवरी 19 ब्रॉड डाउन फेयर वैल्यू ही होगी, हाँ 10 लाख, तो मैं 1000 ऊपर आप रुपीज 1000 लिख लीजिएगा। ठीक है, ये उसने बताया। और साथ ही क्या कह रहा है, हम फेयर वैल्यू मॉडल यूज कर रहे हैं इस इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के लिए। ठीक है, फेयर वैल्यू मॉडल यूज कर रहे हैं तो मतलब डेप्रीशिएट तो इसने नहीं होना। आगे कहां गया सवाल, सवाल यही था। ओके, नेक्स्ट। ओ ऑन, इतना गुस्से वाला हाइलाइटर नहीं चलेगा भाई, जरा गुस्सा कम करो। आप भी कर रखो गुस्सा कम, फिर जरूरत पड़ना है जी। पहली बात, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, हैज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एट फेयर वैल्यू ऑन 1 जनवरी 19 और ए यूजेस फेयर वैल्यू मॉडल फॉर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अंडर IAS 40। ठीक है ना। आगे कहता है ऑन 30 जून 19, किसी को बताना नहीं अब ये बात, ऑन 30 जून 19 इट वॉज डिसाइडेड टू यूज द बिल्डिंग फॉर
एडमिनिस्ट्रेशन रादर देन कीपिंग इट फॉर इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल। आगे ना पढ़ो फिलहाल, आगे ना पढ़ो, यहां पे रुको, यहां पे रुको। डिसाइडेड, इट वॉज डिसाइडेड, ठीक है, टू यूज रादर देन टू केप्ट एट इन्वेस्टमेंट फॉर इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल। तो ये क्या है जी, ये क्या हुआ है जी, यूज बदला है। इस यूज बदलने को हम कहा करते हैं ट्रांसफर। और ये ट्रांसफर जो है, ये ट्रांसफर का रुख क्या है, ये ट्रांसफर है। इस ट्रांसफर का रुख क्या है, पहले हमारे पास इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी थी, अब हमने उसको अपने यूज में कर लिया। तो ये IAS 40 से IAS 16 में आ गई, ठीक है। अच्छा जी, अब ट्रांसफ़र है तो इसका कोई उसूल है, ठीक है। ट्रांसफ़र के कुछ उसूल होंगे। पहली बात, हम ये बिल्डिंग जो अपने इस्तेमाल में लाए हैं, अगर अपने पास ना पड़ी होती तो बाज़ार से ख़रीदते, बोलो, बाज़ार से ख़रीदते ना, तो बाज़ार से ख़रीदते तो PPE डेबिट कैश क्रेडिट करते, तो वो कैश क्या होता, फेयर वैल्यू ऑफ दैट प्रॉपर्टी ऑन दैट डेट, ठीक है ना। यानी कि PPE की इनिशियल मेजरमेंट जब होनी है तो वो कॉस्ट पे होनी है जो उसकी फेयर वैल्यू होती है। अब अगर मेरे पास एक बिल्डिंग पड़ी है, एक प्रॉपर्टी पड़ी है 10 लाख पे, 30 जून पे मैंने उसे ट्रांसफर करने का सोचा है और 30 जून पे उसकी वैल्यू 12 लाख है, तो मुझे बताओ, मुझे 12 लाख पे उसको PPE में रिकॉर्ड करना चाहिए सोने वाले भाई, या 10 लाख पे करना चाहिए? क्यों? क्योंकि 30 जून पर फेयर वैल्यू क्या है, 12 लाख, और 12 लाख ही उस दिन PPE की कॉस्ट बननी चाहिए। इसके लिए तो देखना पड़ेगा ना कि 16 में कौन सा मॉडल है। जी नहीं, मॉडल एक ही होता है और वो कंसिस्टेंटली अप्लाई होता है, ठीक है। एट दिस डेट फेयर वैल्यू वॉज 12 लाख। वो क्या कह रहा है, वो यूज करते हैं फेयर वैल्यू मॉडल। और पहली बात, वो यूज जो सा मॉडल मर्जी कर रहे हैं, फेयर वैल्यू पे लाना पड़ेगा। ट्रांसफर करना है तो फेयर वैल्यू पे लाना पड़ेगा, ठीक है। कोई भी मॉडल वन बाय वन देख लेते हैं। फिलहाल तो ये सामने आ गया है, IAS 40 से IAS 16 में जा रहे हैं, ठीक है ना। तो IAS 40 से IAS 16 में हमने जाना है। IAS 40 के पास फेयर वैल्यू मॉडल है, तो IAS 40 पहले ट्रांसफर की डेट पे इस प्रॉपर्टी को फेयर वैल्यू पे लाएगा और फिर उसको ट्रांसफर करेगा कहीं भी जहां करना है, और जहां ट्रांसफर करेगा उसके लिए वो डीम्ड कॉस्ट बन जाएगी, यानी उसकी कॉस्ट होगी। यानी मैं क्या बोल रहा हूं, IAS 40 से, बात पूरी होने का वेट किया करो, IAS 40 से ट्रांसफर करना है IAS 16 में, PPE डेबिट करके इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्रेडिट करना है हमने। तो PPE डेबिट होना चाहिए कॉस्ट से। वो कॉस्ट कहां से मिलेगी, वो फेयर वैल्यू होनी चाहिए उस दिन की। अब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी साल के शुरू वाली फेयर वैल्यू पे पड़ी है, 30 जून की फेयर वैल्यू पे नहीं है। 30 जून की फेयर वैल्यू तो 12 लाख है। तो IAS 40 के पास ऐसा मॉडल मौजूद है जो फेयर वैल्यू पर ला सके इसको। तो IAS 40 इसको उठाएगा, उठा के 12 लाख पे लाएगा, 2 लाख का गेन रिकॉर्ड करेगा और फिर ये 12 लाख वाली प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाएगी PPE के अंदर, PPE के अंदर, ठीक है। क्वेश्चन भाई, क्या बेटा? भाई स्क्रीन बार बार बंद हो रही है, ज़रा जल्दी से किसी को बुला लें, इतना टाइम नहीं है इस वक्त में ये बंद हो, तो जल्दी से भेजें किसी को। जी आप बोलें सवाल। भाई 1 मिनट चुप करेंगे यार, तो सवाल मुझे पहले सुनाई नहीं दे रहा भाई का। मैंने उस वक्त स्पेसिफिकली ये बात की है, कोई ज़रूरत नहीं है ये करने की। जब बेचना ही है तो गेन लॉस प्रॉफिट एंड लॉस में निकल नहीं आना सारा। तो 200 का गेन फेयर वैल्यू के नाम से लिखो या डिस्पोजल से लिखो तो एक ही बात है, लेकिन लिखना डिस्पोजल से चाहिए, उस वक्त नहीं करेंगे। ये ट्रांसफ़र हो रहा है, बेच नहीं रहे हैं, तो ट्रांसफ़र करते हुए उसको फेयर वैल्यू पे लाना है। और फेयर वैल्यू पे लाने के लिए इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के पास जो मॉडल है वो फेयर वैल्यू मॉडल है, जिसकी वजह से प्रॉफिट एंड लॉस वाली फिगर निकलती है, ठीक है।
भाई जल्दी से किसी को, आप बेशक आमिर चले जाएं, मैं यहाँ से नहीं हिलूंगा, फ़ौरन निकल जाएं यहाँ से, बच्चों का मसला हल करके आएँ। और वहाँ पे कोई बंदा नहीं है बैठा हुआ, उसको वहाँ पे खड़ा कर दें बंदे को, और माइक उसके हाथ में देंगे कि जब मसला हो तो मुझे रोकते रहें। बाकी बच्चों आप सुनते रहें, बातें आसान ही हैं। अब वैसे तो ये काम नहीं करना चाहिए जो मैं करने लगा हूँ, लेकिन छोटी सी एक ब्रेक लगाता हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। मैं ये कहता हूँ कि 30 जून पे एसेट को क्लोज करो। एसेट को, आवाज़ आ रही है? 30 जून 2019 ट्रांसफ़र डेट पर 1 मिनट के लिए ज़रा आसानी हो जाती है, फेयर वैल्यू पर उठाकर इसको लिखो। अब जब ये फेयर वैल्यू पे उठाकर लिखा तो गेन कितना आ गया? 200 का। ये गेन कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में। नाम इसका क्या है? फेयर वैल्यू गेन। ये गेन ऑन डिस्पोजल नहीं है, ठीक है। अब ये प्रॉपर्टी 30 जून पे मैं दोबारा उठाकर नीचे ले आया। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए 2 बार लिखी है, ब्रॉड डाउन। अब ये ब्रॉड डाउन जो है ये 30 जून की फेयर वैल्यू है, ठीक है। इस दिन अब इसको क्या करना है? ट्रांसफर। क्या करना है? डिस्पोज नहीं करना, ट्रांसफर। अब ट्रांसफर की एंट्री क्या है? इसको निकालो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से, 1200 निकाल दिया क्रेडिट। इसको फेंक दो पीपीई में, कर दिया इसको डेबिट। लेकिन यहां पे आज कैश नहीं आ रहा, यहां पे आज आ रहा है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, ठीक है। ये 30 जून 2019, ठीक है। और यहां पे आज डिस्पोजल नहीं आ रहा, पीपीई हमने ट्रांसफर किया है 30 जून 19 पे। तो ये मैं कह रहा था आपको कि जब आप फेयर वैल्यू पर लाकर इस प्रॉपर्टी को फेयर वैल्यू पर लाकर इस प्रॉपर्टी को फेयर वैल्यू पर लाकर ट्रांसफर करोगे तो ये जिस अमाउंट पे ट्रांसफर होके पीपीई के पास जाएगी, पीपीई के लिए वो डीम्ड कॉस्ट है, यानी वो उसकी कॉस्ट है, ठीक है। पीपीई वहां से भी खरीदते तो इस दिन ये 1200 की मिलनी थी ना, तो उसकी हमने मेजरमेंट इनिशियल कॉस्ट पे करनी थी, तो वो फेयर वैल्यू वाली एंट्री ही होती थी। इन्वेस्टमेंट वो पीपीई डेबिट कैश क्रेडिट होता था। आज क्या हो रहा है? पीपीई डेबिट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्रेडिट, लेकिन पहले उसको क्या किया हमने? फेयर वैल्यू पे उठाकर लिखा है, ठीक है। तो 30 जून पर या 31 दिसंबर लिख लो, चलो 31 दिसंबर 19 पर यहां क्लोजिंग कितना पड़ा है? यहां कुछ नहीं बचा। अब बच्चों इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी होती थी, अब नहीं है भाई। हो रहा है अभी भी बंद, भाई हो रहा है वहां पे बंद, अभी भी फिलहाल नहीं हो रहा। मुझे इतना बता दो फिलहाल हो रहा है या नहीं हो रहा? भाई ये चेकिंग का टाइम नहीं, अगर बंद हो रहा है बच्चे मुझे बताएं तो ठीक है, वरना वेट करें यहीं पे, देखें। अच्छा जी, माजरत पॉज की जी। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से ट्रांसफर किया प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में, तो ट्रांसफर के दिन ये मैंने जरा ऐसी ब्रेक लगाई। हालांकि अगर मैं इसको यूं कर दूं ना, तब भी ठीक है। ये 200 जुबानी निकालें, 1000 पे पड़ा है, 30 जून 19 पे 1200 पे आ गया है, तो 1000 और 1200 का डिफरेंस 200 से बढ़ना है एसेट ने, तो एसेट 200 से डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट। अब ये 1000 से बढ़ के किस पे आ गया? 1200 पे। अब इस 1200 को क्या कर दिया हमने? ट्रांसफर कर दिया पीपीई को। ये 1200 जो ट्रांसफर किया है, ये वाली फेयर वैल्यू, ये पीपीई के लिए डीम्ड कॉस्ट है, इसने इसके ऊपर इसको रिकॉर्ड कर लिया। असल तो कहानी ऐसे, लेकिन मैं इसको ऐसे कर देता होता हूँ ताकि आपको ज़रा समझ आने में आसानी रहे, ठीक है ना। कोई मसला तो नहीं इसमें, ठीक है ना। समझ आ गई है ना कि वैसे डायरेक्ट कर सकते हैं आप। ये ना कहिएगा कि इस दिन ये फिर इस दिन ये डेट, फिर ये क्या कर रहे हैं आप। बस समझा रहा हूँ आपको। मैंने भाई अर्ज किया कि ऑप्शन है, तो फिर ऑप्शन का मतलब क्या होता है? ठीक है, ओके जी। अब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से प्रॉपर्टी आ गई है IS 16 में। अब IS 16 के पास ये प्रॉपर्टी आने के बाद IS 16 से पूछेंगे सब्सिक्वेंट मेजरमेंट का क्या ख्याल है। वो कहेगा कॉस्ट मॉडल भी है, रीवैल्यूएशन मॉडल भी है। अब हमें सवाल बताएगा कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज के लिए तो वो फेयर वैल्यू मॉडल यूज करता था, पीपीई के लिए क्या यूज करता है? तो उसने कहा एंटिटी ए यूजेस कॉस्ट मॉडल अंडर IS 16। तो अगर कॉस्ट मॉडल है तो बस फिर तो 31 दिसंबर, चलो ये वर्किंग इस तरह से कर लेते हैं थोड़ी सी, क्या हो जाएगा?
31 दिसंबर, ये 30 जून 2019 पर कॉस्ट है, डीम्ड कॉस्ट, मैंने लिख दिया कॉस्ट इसको 1200 क्या है, डीम्ड कॉस्ट कहता है इसको IS 40 के जी, अब उसके लिए डीम्ड कॉस्ट है, सही है ना, यही कॉस्ट है 1200 पे ये PPE आ गया हमारे पास। 31 दिसंबर 2019 आया, डेप्रीसिएशन करनी है 1200 की, रिमेनिंग लाइफ, सवाल कहता है 1 जनवरी 19 पर रिमेनिंग लाइफ 10 साल है, तो 6 महीने गुजरने के बाद 9.5 साल है। अब जिस दिन एसेट PPE में आया है वो 1 जुलाई या 30 जून कह लो, ठीक है, तो 30 जून तक 6 महीने गुजर चुके हैं, तो फिर रिमेनिंग क्या है 9.5, लेकिन ये 9.5 का मतलब ये नहीं है कि पूरे साल की डेप्रिसिएशन 6 महीने की निकली है, ये है पूरे साल की ही, कई बार ये बात हो चुकी, ठीक है, तो 6/12 करोगे 63 पॉइंट, एक और भी बताओ, क्योंकि वो सवाल का सलूशन जो है ना वो पिछली क्लास में बच्चों ने बताया वो 1000 वही फिगर में लिखा हुआ है, तो एग्जैक्ट मैच कर जाएगा, ज़रा कॉन्फिडेंट, वरना पर्चे के लिए यहाँ पे 63 लिखना भी ठीक है, क्योंकि आपने ये वर्किंग शो किया और ये 63 शो किया, ठीक है, ओके जी। बुक वैल्यू बताओ, बता दो, 113 ठीक है। अब ये कॉस्ट मॉडल था ना जी, तो 31 दिसंबर 19 पर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट 63 से हमने कर दिया, ठीक है। उसके बाद 31 दिसंबर 19 पर कैरी डाउन 1200, बोलो, और 31 दिसंबर 19 पर कैरी डाउन 63.158, ठीक है। अच्छा, अब ये तो इसलिए इस तरह से हुआ कि हम कॉस्ट मॉडल यूज कर रहे थे। लेट्स से IS 16 में भी रीवैल्यूएशन मॉडल यूज हो रहा होता तो क्या करते, एक लाइन खाली छोड़ते, रीवैल्यूड अमाउंट लिखते, सरप्लस या लॉस रिकॉर्ड कर लेते, ठीक है। और उसने बताई हुई है, वैसे ये करना नहीं है लेकिन ये वैसे उसने बताया हुआ है, ये तो परेशान करने के लिए उसने बताया था। ऑन 31 दिसंबर 19 वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी हैज इंक्रीज टू 1300, इसका हमने क्या करना है, चूंकि वो IS 16 के लिए कॉस्ट मॉडल यूज कर रहे हैं इसलिए हमने उसको क्या करना है, इग्नोर, ठीक है ना। लेकिन अगर ये इग्नोर ना करना होता, वो फेयर वैल्यू मॉडल यूज कर रहे होते, तो हम यहां पे आकर लिखते जी, एक लाइन खाली छोड़ें, ये ब्लू से कर रहा हूं क्योंकि ये रिक्वायर्ड नहीं है, हम रीवैल्यूड अमाउंट लिखते जी, एक लाइन खाली छोड़कर, कितनी है 1300, और 31 दिसंबर 19 पर रीवैल्यूएशन सरप्लस बैलेंसिंग आता कितना 158, और ये कहाँ चला जाता, प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं जा सकता, अगर कोई पहला लॉस पड़ा होता उसे रिवर्स कर सकता था प्रॉफिट एंड लॉस में, ये वैसे ये प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं जाना, ठीक है, ओके। लेकिन ये रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है, ये रिक्वायर्ड नहीं है, नॉट रिक्वायर्ड, सिर्फ आपको समझाया। लेकिन एक चीज़ डिसाइड कर ली हमने, अगर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हो तो उसके लिए ये वाली वर्किंग कर लेते होते हैं, और अगर IS 16 आए फेयर वैल्यू मॉडल, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का फेयर वैल्यू मॉडल हो तो ये लेजर, IS 16 का फेयर वैल्यू मॉडल हो तो ये वर्किंग, ठीक है, दोनों को अलग अलग जरा कर लिया। अच्छा, ये सारा काम कोई नहीं करना था, उसने तो सिर्फ क्या कहा हुआ था, एंट्रीज कर दो, तो जरा एंट्रीज देख लें, किताब के अंदर हुई पड़ी हैं, ठीक है, ये पहली एंट्री होगी आपके पास। अच्छा, एंट्री को वही कर लेना, एक लफ्ज़ वैसे सही लिखी है एंट्री, लेकिन एक लफ्ज़ बदलना है, इधर देखो, एंट्री नंबर 1, एंट्री इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस में फेयर वैल्यू गेन क्रेडिट। दूसरी एंट्री PPE डेबिट, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्रेडिट। तीसरी एंट्री डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट। नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3, ये 3 एंट्रीज हैं, यही आपके सोल्यूशन में हुई पड़ी हैं, ठीक है। ये देखो, बस इसको काट के लिख दो,
इन्वेस्टमेंट इनकम या गेन की बजाय अपना नाम है बिल्कुल सही, लेकिन आप ऐसे इन्वेस्टमेंट इनकम से परेशान ना हो। फेयर वैल्यू गेन प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। पहली एंट्री 200 से इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट फेयर वैल्यू गेन क्रेडिट, पीपीई डेबिट ट्रांसफर की एंट्री इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्रेडिट और ईयर एंड पे डेप्रिसिएशन। साथ आई के अपने सोल्यूशन में ये भी लिख दिया कि अगर एंटिटी ये कॉस्ट मॉडल अप्लाई कर रही है तो ये है, और अगर एंटिटी रिवर्जन मॉडल अप्लाई कर रही होती तो गेन ऑफ 163 चला जाता ओसीआई में। हमने भी 163.158 निकाल के देखा हुआ, ठीक है। ओके, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। भाईजान पिक्चर जिस वक्त यहाँ पे बात रुकी हुई थी काफ़ी देर, वो पिक्चर के लिए रुकी हुई थी, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, नेक्स्ट एग्जांपल पढ़िए जल्दी से, 10 मिनट ज़ाया हो गए आज। एंटिटी बी आ गई जी। हैज़ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कैरिड एट इट्स फेयर वैल्यू ऑफ 10 लाख ऑन यकम जनवरी 19 विद रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ 10 साल। एंटिटी बी यूजेस फेयर वैल्यू मॉडल फॉर IS 40। यहाँ तक तो सवाल सेम है, यानी यहाँ तक तो मैं आंखें बंद करके इतना काम कर लेता हूँ। क्या ख्याल है? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी फेयर वैल्यू मॉडल पे है ना, तो यकम जनवरी 19 पर ब्रॉड डाउन क्या है 1000, और ये 1000 क्या है? फेयर वैल्यू है इसकी, ठीक है ना, कैरिड एट फेयर वैल्यू। आगे कहता है ऑन 30 जून बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइडेड टू डेवलप द प्रॉपर्टी एंड यूज इट फॉर, ओहो ट्रांसफर हो गया जी, ठीक है जी, ट्रांसफर 30 जून 19 पर ट्रांसफर हो गया। अब हमारी ये प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं रही, ये इन्वेंट्री बन गई है। IAS 40 से रुख किस तरफ है जी? IAS 2 की तरफ, ठीक है। तो कोई मसला नहीं, उसूल आज भी वही है। सबसे पहला काम क्या करना है, बल्कि इसको ठहरो एक मिनट, ये देखना ज़रा, ये क्या फ़ायदा हुआ इससे? सही तो पता तो लगे आपको कि बिल्कुल कॉपी पेस्ट है। ये देखो सारा सवाल वही आ गया उठ के, ये सॉल्यूशन वही आ गया। बस इधर देखना, ये है, ये जो है ये इन्वेंट्री आ जाएगा, बस बाकी सब सेम है। यानी पहली एंट्री आज भी वही फेयर वैल्यू पे लाना है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को, क्योंकि उसको लेना है इन्वेंट्री में, और इन्वेंट्री भी कहीं बाहर से खरीदते अगर ये तो फेयर वैल्यू पे खरीदते ना, तो ये फेयर वैल्यू पे लाके उसको दे देगा, IAS 2 के लिए वो डीम्ड कॉस्ट बन जाएगी। तो ये एंट्री बनी, पहली एंट्री इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट फेयर वैल्यू गेन प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट। दूसरी एंट्री इन्वेंट्री डेबिट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्रेडिट, ठीक हो गया। उसके बाद अब आखिरी लाइन, अब ये इन्वेंट्री में चला गया है, तो वो कहता है एट दिस डेट फेयर वैल्यू वॉज 1200, ऑन 31 दिसंबर 19 फेयर वैल्यू वॉज 1300। तो 1200 वाली बात तो चलो समझ में आती है, 1300 वाली बात का क्या करें? उसको क्या करना पड़ेगा हमें? क्यों इग्नोर बच्चों, क्यों भाई? इन्वेंट्री के लिए ना कोई फेयर वैल्यू मॉडल नहीं है। इन्वेंट्री में फ्यूचर लॉस फ्यूचर गेन को हम रिकॉर्ड नहीं करते थे। हाँ, अगर ये 1200 पे ट्रांसफर की है और 6 महीने बाद ये 1100 की हो जाती, 1000 की हो जाती, 900 की हो जाती, तो हम कहते ओहो NRV लॉस आ गया है, फिर रिकॉर्डिंग करते। IAS 2 के पास कोई मॉडल नहीं है फेयर वैल्यू या कॉस्ट, बस उसमें वो कहता है लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV पे रखे। तो इस वक्त इनकी डीम्ड कॉस्ट क्या है? 1200। ये 1200 की इन्वेंट्री पड़ी है। अगर इससे कम रियलाइजेबल वैल्यू आएगी तो फिर हम राइट डाउन करेंगे, इंट्रो वाली NRV लॉस को रिकॉर्ड करेंगे, वरना नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसलिए मैंने वो जान के लिखा हुआ लेजर बना हुआ था, लेकिन मैंने जान के उसको मिटा के दोबारा कॉपी किया कि देखो कोई फर्क नहीं है, सब ट्रीटमेंट सेम है, सिर्फ ट्रांसफर की एंट्री वहां PPE डेबिट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्रेडिट हुआ, यहां पे इन्वेंट्री डेबिट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्रेडिट। देखें अपने सॉल्यूशंस को जी, इधर देखें, बस वो सही कर लें। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट फेयर वैल्यू गेन, नीचे भी सही लिखा हुआ है, लेकिन आपको चूंकि बताया भी फेयर वैल्यू गेन का लफ्ज कंफ्यूजन ना हो इसलिए, ठीक है। तो पहले इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट फेयर वैल्यू गेन क्रेडिट, दूसरा इन्वेंट्री डेबिट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ट्रांसफर की एंट्री आ गई। नीचे लिख दिया गया नो एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड एट ईयर एंड अनलेस NRV ऑफ, वही वाली बात लिखी हुई है, ठीक है। एग्जाम्पल 5,
एंटिटी सी आ गई, उन्होंने कहा भाई हम क्यों पीछे रहे। एंटिटी सी हैज अ प्रॉपर्टी बीइंग यूज्ड एज वेयर हाउस कैरीड एट 1 मिलियन ऑन 1 जनवरी 19 विद रिमेनिंग लाइफ ऑफ 10 साल। ये क्या है? ये IS 16 का प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है। वेयर हाउस कहते हैं गोदाम को। गोदाम चाहे रॉ मटेरियल के लिए है कि वो वहाँ से चीज़ें बनाने के लिए रॉ मटेरियल रखा होता है, या चीज़ें बना के फिनिश गुड्स वहाँ पे रखी होती हैं। दोनों सूरतों में वेयर हाउस बिजनेस के इस्तेमाल में यूज़ कर रहे हैं। वो कह रहा है ये प्रॉपर्टी बीइंग रेंटेड एज वेयर हाउस, सी हैज अ प्रॉपर्टी बीइंग रेंटेड एज अ वेयर हाउस, बीइंग यूज्ड एज अ वेयर हाउस। तो ये IS 16 का प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है और 1000 इसकी बुक वैल्यू है कि नहीं है? इज है भाई कह रहे हैं। तो फिर इधर देखो, हम तो ये कहेंगे 30 जून क्या डेट थी? 1 जनवरी 19, 1 जनवरी 2019 पर बुक वैल्यू कैरिंग वैल्यू बता रहे हैं कितनी? 1000। देखो मैंने कहा कि अगर PPE है तो इसके लिए वर्किंग जरा जानबूझ के अलग अलग रखी है, वरना सेम वो वर्किंग इस जैसी वर्किंग इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की भी बन सकती थी, लेकिन ऐसे ना मिक्सचर ना हो, तो मैंने ये अलग अलग दोनों को रखना है, ऐसे ही रख के चलना है ताकि हमें ईजी रहे। जरा जो काम पहले करते हैं थोड़ा सा बस फेयर वैल्यू मॉडल अगर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में है तो लेजर बना लेना। ओके, अब वो कह रहा है ये तो था हमारा वेयर हाउस IS 16 वाला। आगे कहता है और साथ क्या कह रहा है? एंटिटी सी यूजेस कॉस्ट मॉडल अंडर IS 16 और वो कॉस्ट मॉडल यूज करते हैं। ऑन 30 जून 19 प्रॉपर्टी वॉज खाली करा दी गई, खाली कर दी गई बल्कि, एंड मैनेजमेंट डिसाइडेड टू कीप इट फॉर। हाँ भाई, ट्रांसफर है कि नहीं है? पहले तो ये बताओ, ट्रांसफर है कि नहीं है? IS 16 से IS 40 की तरफ ट्रांसफर का रुख है। जी बेटा, चलें कोई बात नहीं, सुनते रहें, अभी आसान काम ही चल रहा है। ठीक है जी, अपलोड भी करवा देंगे पार्ट 2, वैसे शायद दूसरे का करवाना पड़े जितनी ब्रेकें इसमें लगी हैं। अच्छा सुने, ट्रांसफर वो कर देंगे, लेकिन आप बैठ के सुनते रहें, कोई मसला नहीं है। अपलोड साकिब को बुलाएं, याद से अभी करवा दें ये पार्ट। अच्छा जी, ट्रांसफर IS 16 से होना है IS 40 में। ट्रांसफर का उसूल वही, ट्रांसफर करना है तो फेयर वैल्यू पे, ट्रांसफर करना है तो फेयर वैल्यू पे करना है। ठीक है ना, क्योंकि अगर बाहर से ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी खरीदने जाते जो अब बन रही है ट्रांसफर से, तो हमें बाहर से बाजार की फेयर वैल्यू पे मिलनी थी ना। अब फेयर वैल्यू पे लाना है तो पड़ा किसके पास है ये एसेट? IS 16 के पास। IS 16 के फेयर वैल्यू मॉडल का नाम है रीवैल्यूएशन मॉडल, तो वही करना पड़ेगा हमें। ठीक है, अब रीवैल्यूएशन मॉडल क्या कहता है? 30 जून पे ट्रांसफर कर रहे हो ना भाई, तो 30 जून पे पहले इस प्रॉपर्टी को लेके आओ। तो 30 जून 2019 तक डेप्रीशिएट करना है। 1000 को रिमेनिंग लाइफ कितनी है जी? 10 साल और 6/12 करो जी, 50 आ गया। और 950 क्या है जी? ये बुक वैल्यू है। ये 30 जून 19 की बुक वैल्यू है। 30 जून 19 की बुक वैल्यू है। इस बुक वैल्यू को अब पहले लेकर आएंगे फेयर वैल्यू पर और फिर इसको ट्रांसफर कर देंगे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। लेकिन इसकी फेयर वैल्यू मॉडल, इस स्टैंडर्ड की फेयर वैल्यू मॉडल का नाम क्या था? रीवैल्यूएशन मॉडल। ठीक है, तो वही करना पड़ेगा। तो चलो शुरू करते हैं जी। हाँ जी, पहले रीवैल्यू करें, एक लाइन छोड़कर रीवैल्यूड अमाउंट लिखते हैं, देखते हैं जाके सवाल में कितनी है। वही फेयर वैल्यू बतानी है। तो कहता है जी 30 जून ऑन दिस डेट फेयर वैल्यू वॉज 1200 और सी यूजेस फेयर वैल्यू मॉडल अंडर, वो बात की बात है, 40 में आने तो फिर देखते हैं। ठीक है, तो रीवैल्यूड अमाउंट कितनी है जी? 1200। तो क्या आ गया जी? गेन आ गया। कितना? 200 रीवैल्यूएशन सरप्लस है, ये प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं जा सकता। 250। ठीक है जी, और ये देखो ये यहां पे आ गया। ठीक है, अब इस दिन क्या करना है? ट्रांसफर करना है। PPE से निकालो, बोलो नहीं एंट्री बोलो, PPE से निकालो, मतलब आपको ये बोलना था क्रेडिट। PPE से कुछ निकालना है तो क्या कर दोगे? क्रेडिट।
इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में फेंक दो पीपीई और यहां पे लिख दिया आपने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। डिस्पोज नहीं किया, ट्रांसफर किया है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, ये 30 जून 19 पर और बुक वैल्यू कितनी है इस वक्त? 0। अच्छा, अब एक मसला आया। वो मसला ये आया, एसेट खत्म हो गया है, सरप्लस नजर आने लग गया है। इस सरप्लस को भी ना यहीं बंद कर दो, रोक के रखो। वैसे भी आपको याद होगा, मैंने कहा था सरप्लस आए तो 2 ऑप्शंस होते हैं, हर साल थोड़ा थोड़ा या एक ही बार डिस्पोजल पे। तो वो तो वैसे ही ऑप्शन था, लेकिन यहां पे मजबूरी है, बफलो ब्राउन है। क्यों? ये जो ट्रांसफर होती है ये इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन होती है, यानी ज्यादा जो डेप्शन होगी, भाई डेप्रिसिएशन ही कोई नहीं है क्योंकि एसेट ही कोई नहीं है, तो ट्रांसफर नहीं हो सकता। इसको यहीं पे रखेंगे। एक सवाल आईकेप का था पुराना, उसमें आईकेप जो है वो इसको डेप्रिशिएट करता था, लेकिन फिर काफ़ी साथीज़ा कराम ने उनसे अर्ज़ किया कि जी ये सही नहीं है, तो अब उन्होंने सोल्यूशन इस दफ़ा किताब में चेंज करके दे दिया। तो अब रोक रहे हैं इसको, ठीक है ना। ये यहाँ पड़ा रहेगा, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अलग इस्तेमाल होती रहेगी, ये अलग पड़ा रहेगा। जिस दिन वो एक्चुअल बिकेगी उस दिन इसको निकाल के रिटेन अर्निंग में फेंक देंगे एक ही दफ़ा। ठीक है, सही है। मजबूरी है ना, इसको करें डेप्रिशिएट, कैसे करें? कर नहीं सकते, वापस आएगा फिर देखेंगे, फिलहाल तो गया है जी। 5-6 एसेट्स हो और ये फिर बच जाए, 5-6 एसेट्स हों और ये बच जाए तो इसको ना ट्रांसफर करना, बाकी जो रह गए जो चल रहे हैं वहां पे, ये तो निकल गया ना, इसका सरप्लस नहीं ट्रांसफर करना, पड़ा रहे सरप्लस में आता रहे, बाकी फिर कैलकुलेट करके अलग निकालोगे ना। अगर 100 रुपये 1000 रुपये था तो 250 इसका अलग कर लो, 750 को करते रहो ट्रांसफर। ठीक है, अच्छा जी। अब भाई साहब ये आ गया 30 जून 19 पर, 30 जून 19 पर ये आ गया है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में। अब अगला सवाल पैदा होता है, इसको क्या करें, कॉस्ट मॉडल पे रखें या फेयर वैल्यू पे? तो ये सवाल बताएगा, क्योंकि दोनों ऑप्शंस मौजूद तो हैं। अब सवाल ने क्या बताया? सवाल कहता है एंटिटी सी यूजेस फेयर वैल्यू मॉडल फॉर IAS 40 ऑन 31 दिसंबर 19 वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी हैज इंक्रीज्ड टू 1300। ठीक है, वैसे उसने आपकी तसल्ली के लिए ये भी लिखा हुआ है, ट्रांसफर फ्रॉम रीवैल्यूएशन इज मेड एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल ओनली। ना भी होता तो हम नहीं कर सकते थे, हम वहीं पे रखते। ओके जी, तो फेयर वैल्यू पे लेके आना है। तो 31 दिसंबर 19 पर कैरी डाउन फेयर वैल्यू कितनी है? 1300। तो 100 रुपये का क्या आ गया? गेन आ गया, जो फेयर वैल्यू गेन है प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा। ठीक है, अच्छा अब इधर देखो, पहली एंट्री ये पड़ी है डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन क्रेडिट। दूसरी एंट्री रीवैल्यूएशन की होती है। वो एंट्रियां तो 2 होती हैं, सोल्यूशन में पता नहीं आईकेप ने एक क्यों की हुई है। शायद ये बुक वैल्यू थी और उसे नहीं पता लग रहा कि इसके अलावा भी कोई डेप्रिसिएशन है, तो इसलिए उसने डेप्शन की एंट्री नहीं की, ट्रांसफर की एंट्री। ठीक है ना, लेकिन आप कर लो 50 से ही कर लो, बस अज्यूम करो यही है। ठीक है ना, अज्यूम करने में क्या अर्ज है। तो अपनी एंट्री करो, एक्यूमुलेट डेप्शन डेबिट एसेट क्रेडिट 50 से, और फिर एसेट डेबिट रीवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट 250 से। ये 2 एंट्रीज हो गई, मतलब इसकी 2 एंट्रीज है, लेकिन हमने 3 कर लेनी है। तीसरी एंट्री ये ना, वो हो गया, रिवैल्यूएशन तो हो गया। तीसरी एंट्री इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट पीपीई क्रेडिट। चौथी एंट्री इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट। तो उन्होंने 4 एंट्रीज की हुई हैं, उन्होंने ट्रांसफर की एंट्री नहीं की। उसकी वजह शायद ये है कि बुक वैल्यू गिवन है, कैरिंग अमाउंट गिवन है ना, कॉस्ट नहीं गिवन, कंफर्म नहीं हो पा रहा था कि कितनी डेप्रिसिएशन टोटल हो गई है। तो आप 50 से कर भी सकते हो, कोई मसला नहीं। ठीक है, आखिरी वाला खुद करने का कहा है बच्चों को, आखिरी वाला बच्चों को खुद करने के लिए कहा है, लेकिन उसके लिए सुने क्या होगा, बड़ी अहम बात है। इन्वेंट्री में कोई चीज पड़ी है और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में आ गई। अब इन्वेंट्री के पास कोई ऐसा मॉडल नहीं है कि वो फेयर वैल्यू पे लाकर गेन लॉस रिकॉर्ड करे। IAS 40 के पास अपना था, IAS 16 के पास अपना था फेयर वैल्यू मॉडल, तो ट्रांसफर से पहले वो फेयर वैल्यू पे ले आए। लेकिन जब IAS 2 से कहीं इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में कोई चीज आएगी तो उसके पास कोई अपना फेयर वैल्यू मॉडल नहीं है जिस पे वो ट्रांसफर कर सके फेयर वैल्यू पे लाने के बाद। तो फिर इसका हल क्या है? इसका हल है एक ही एंट्री करो। नहीं, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को हम फेयर वैल्यू पे ही रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि इनिशियल मेजरमेंट एट कॉस्ट है और कॉस्ट उस दिन की फेयर वैल्यू होती है। लेकिन इन्वेंट्री क्रेडिट होगा पुरानी कॉस्ट से ही, तो उसी दिन कंबाइन एंट्री होगी। देखना जरा,
ये वाली एंट्री देखना ज़रा, ये ना होता अगर मसला ब्रेक ना लगती तो ये मैं एक मिनट बता देता हूँ भाई, ठीक है। इधर देखें, इधर देखें, ये तो नहीं है, ये है, ये देखें, हेल्ड फॉर रीसेल थी लेकिन 30 जून पे रेंट पे दे दी। हेल्ड फॉर सेल इन्वेंट्री थी, 30 जून पे रेंट पे दे दी, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बन गई। और 30 जून की वैल्यू कितनी है? वही 1200। पहले 1000 पे थी, 30 जून पे 1200 पे आ गई। लेकिन मसला ये IS2 के पास कोई मॉडल नहीं है कि 1200 पे ला के 200 का गेन रिकॉर्ड करे, आपको भी पता है। तो फिर इकट्ठी एंट्री की, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी 1200 से डेबिट कर दी, इन्वेंट्री को 1000 से क्रेडिट किया और इसी दिन प्रॉफिट एंड लॉस फेयर वैल्यू गेन क्रेडिट कर दी। उसके बाद ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में आया तो वही काम है, पूछना है कौन सा मॉडल है। कॉस्ट मॉडल है तो डेप्ट कर देना, फेयर वैल्यू मॉडल हो तो फेयर वैल्यू पे ले जाना। ये सवाल दोबारा कल करवाऊंगा, ये वाला सवाल दोबारा कल करवाऊंगा, लेकिन आप थ्योरी सारी पढ़ के आ सकते हैं। अब डिस्क्लोजर से पहले पहले, बीच में मत बोला करें, डिस्क्लोजर की हेडिंग से पहले पहले सारा पढ़ लीजिएगा। एक दो चीजें ऐसी आएंगी जो डिस्कस्ड नहीं है, पढ़ आना, फिर भी मैं सारा कल पढ़ाऊंगा। होमवर्क वही सेम, वही क्वेश्चंस हैं, होमवर्क मैंने चेंज नहीं किया। इन क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से करके आइएगा। और IS 16 के 2 नोट बना लीजिएगा आज। अल्लाह हाफिज।